ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट का एनालिसिस। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेस्ट अटेम्प्टिंग। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, टेस्ट पेपर ही अटेम्प्ट करते रह जाएंगे, उससे कुछ सीखेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार पटेल। आई एम MBBS स्टूडेंट एट UPMS सफाई। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बैचमेट से कि उन्होंने अपने लास्ट टाइम में नीट की तैयारी कैसे की थी और उन्होंने अपने टेस्ट एनालिसिस कैसे की थी और अपने सिली मिस्टेक को कैसे सही करते थे और उनकी स्लीप साइकिल क्या थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते थे। तो चलिए आइए बात करते हैं। हेलो गाइस, माई सेल्फ कृष्ण गोपाल एंड आई एम फर्स्ट ईयर MK स्टूडेंट एट UPMS सफाई। सो आपके लास्ट के 100 डेज बचे हैं नीट से। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दूंगा कि लास्ट के 100 डेज में मैंने क्या किया था या फिर आप जो कर सकते हैं इस चीज़ में। सो गाइस, मैंने लास्ट के 100 डेज में बायो में क्या करा था मैं आपको ये बताता हूँ आज। लास्ट के बायोलॉजी में मैंने ये करा था जो पूरे साल जो मैंने नोट्स बनाए थे सिर्फ वही पढ़ा था और एनसीईआरटी में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही पढ़ा था। ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा बच्चे हमेशा पूरी एनसीईआरटी को रंगीन देते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमारे सर ने जो इंपॉर्टेंट वर्ड जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीजें मार्क कराई थी हमने, वो पॉइंट पढ़े थे। अब इसके बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, आपको सबको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री समथिंग एज फिजिक्स की तरह ही होती है, उसमें बस फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा नीट में। तो आपको क्या करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको एक चैप्टर लेना है। सपोज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने चैप्टर लिया, उसके आपने फॉर्मूला मैक्स टू मैक्स आपके 1 पेज जाएगा, आप उसको एक बार लिख लेंगे। आपको बस क्या करना है, रिवाइज करना है उस फॉर्मूले को, क्वेश्चन लगाने हैं एनसीईआरटी से या फिर किसी भी आप स्टैंडर्ड बुक से लगा सकते हैं क्वेश्चंस। आपको बस इतना ही करना है प्रैक्टिस में, और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कोई लोड नहीं लेना है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आजकल जो ट्रेंड आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, इसमें असर्शन रीजन बहुत पूछ रहे हैं आजकल फिजिकल केमिस्ट्री से, उसके लिए आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है फिजिकल केमिस्ट्री में। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, बहुत वॉलेटाइल होता है, इतना वॉलेटाइल होगा, मतलब आपने सुबह रिवाइज करा, आप शाम को भूल जाएंगे। सपोज आपने रिवाइज करा, जैसे सपोज पी ब्लॉक रिवाइज करा सुबह, पी ब्लॉक 13 ग्रुप रिवाइज करा, आप शाम तो जाते जाते बस उसके फर्स्ट रिएक्शन ही केमिकल प्रॉपर्टीज बता पाएंगे, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सब भूल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको आपने रिवाइज करना है और मेनली फोकस आपको एनसीईआरटी में फोकस करना है और जो सर ने नोट्स दिए आपके या मैम ने उस पर फोकस करना है। हम बात करते हैं तीसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ना सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कौन था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब एक ही तरीके से, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी ना वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिससे आपका आगे का जितने भी मैकेनिज्म आते हैं SN1 2 SN2 SN1 E1 E2 ये सब बहुत ही आपको आसान लगेंगे। और इसको रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है रिएजेंट का फंक्शन। ऐसे आपको 3-4 पन्ने लगेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें 50 ऐसी रिएक्शंस होंगी, जिसमें आपको रिएजेंट भी कम से कम 20 से 30 रिएजेंट होंगे, जो आप अगर 2 पन्ने में लिखेंगे तो हो जाएगा। अब हम बात करें मैं आखिरी सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में भी आपको सेम फिजिकल केमिस्ट्री की तरह है, इसमें भी आपको फॉर्मूला शीट आपने बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आपको वही रिवाइज करने और मैक्स टू मैक्स आपको क्वेश्चन लगाने। और इसमें आप क्वेश्चन लगा सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाते हैं, और जो सर ने आपको नोट्स में क्वेश्चन कराएंगे वो लगाना चाहिए आपको। और जो भी आपके टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर आपने छोड़े हैं, उसका कंसेप्ट पढ़ना चाहिए और फिर उसको ही रिवाइज करना चाहिए। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट देना। सिर्फ टेस्ट नहीं देना, उसका एनालिसिस भी करना। एनालिसिस भी नहीं करना, उसको हमेशा देखना, टेस्ट से पहले हमेशा देखना एनालिसिस को। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। मैं बताता हूँ जो मेरे सर ने मुझे बताया था और जो मैंने फॉलो करा था अपने लास्ट के 100 डेज में टेस्ट अटेम्प्टिंग। मैं हमेशा अपने टेस्ट को 3 फेज में करता था और हर फेज में मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से ही इसी सीक्वेंस में जाता था। जैसे फर्स्ट फेज हुआ मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये मैंने हाफ टू 45 मिनट्स में कर लिए कंप्लीट। उसके बाद मैं सेकंड फेज में जाता था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसी ऑर्डर में जाता था। सेम विद आखिरी में मैं आखिरी के 1 आवर टू 1.2.5 आवर में सेम ही सीक्वेंस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स करता था। अब मैं इस फेज में करता क्या था, कौन से क्वेश्चन करता था हर फेज में, ये आपको मैं बताता हूँ। जैसे फर्स्ट फेज आया बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, मैं इस फेज में ऐसे क्वेश्चन करता था जो 10 से 15 सेकंड के बीच में हो जाते थे। जैसे बायोलॉजी में कुछ होते हैं सिंगल करे ऑप्शन आते हैं, उसको कर लेता था। ऐसा इसमें जब मैं ये करता था ना बायोलॉजी में क्वेश्चन, मेरे कम से कम 40 to 45 क्वेश्चन हो जाते थे बायोलॉजी के पेपर में। फिर मैं जाता था केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन आते थे हमेशा, कुछ ना कुछ सिंगल के आते थे, सिंगल क्वेश्चन आते थे, सिंगल वर्ड के, जो आप देखते ही लगा देते थे, जो फैक्चुअल थे,
जो आपको सपोज कोई और आ गया उसके ऊपर क्वेश्चन होते थे, वो सीधे ही टिक करके लगाया जाता। अब फिजिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स में भी आप सोच रहे होंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आप सोचोगे फिजिक्स में तो कैलकुलेशन होती है भैया, इसमें क्या 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। सपोज जैसे 2023 में क्वेश्चन आया था कि जो वेंचुरीमीटर कौन से प्रिंसिपल बेस्ड होता है, उसका आंसर बर्नौलीज प्रिंसिपल था। वो 10 मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड आपका लगेगा उस क्वेश्चन करने में। पर फिजिक्स में ये इसमें डिसअपॉइंटमेंट है कि यहाँ पे आपको 3 से 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट फेज में, पर आपको इसको घबराना नहीं है। लेकिन आप जब सेकंड फेज में जाएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड फेज में मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में। सेकंड फेज में मैं बायोलॉजी के वो क्वेश्चन आता था, सपोज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जो सपोज ज्यादा टाइम लगा, 30 to 45 मिनट्स आपको लग जाएगा टाइम। और ये चीज मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि 30 to 45 मिनट्स कैसे लगेगा टाइम, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये आप देख सॉल्व करोगे, जब आप भी टेस्ट पेपर देते होगे आपको भी लगता होगा यार इस क्वेश्चन में यार ज्यादा टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, तो ये आपको साथ के साथ ही सीखने को मिलेगा। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये है तो इसमें इतना ही क्वेश्चन लगेगा, ये तो आपको फील से ही आएगा आपको क्वेश्चन देखने के बाद। और फिर मैं बाद में केमिस्ट्री में जाता था। केमिस्ट्री में मैं क्वेश्चन देखता था, कोई भी मैं जो भी क्वेश्चन होते थे न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्वेश्चन, मैं कभी भी सेकंड फेज में नहीं करता था। इसमें मैं हमेशा असर्शन रीजन ले लेता था कभी कभी, या फिर कोई सा क्वेश्चन आ गया इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन आ गई, ऑर्गेनिक रिएक्शन ये हो जाती है 30 से 45 सेकंड में। कोई मैकेनिज्म आ गया, आपको पूरा मैकेनिज्म बना के, जैसे कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म आपको पूरा बनाना पड़े, उसको मैं सॉल्व करता था। क्योंकि ये जल्दी क्वेश्चन आते थे, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक ठीक ठाक थी, तो इसलिए मैं इसको सेकंड फेज में ही लेता था। अब आ गए हम फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में क्या करता था मैं, सच नॉर्मली मैं इसमें मैच द फॉलोइंग लेता था, पर मैं बाकियों में नहीं लेता था मैच द फॉलोइंग सेकंड फेज में। तो मैं फिजिक्स में मैच द फॉलोइंग लेता था। मैच द फॉलोइंग 5 से 6 आ जाते हैं कभी कभार। इस बार तो नीट में 2024 में तो बहुत आए थे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, तो मेरा हो गया था उस समय। अब हम बात करते हैं लास्ट फेज में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट फेज सबसे ज्यादा। इसमें मैं क्या करता था क्वेश्चन, इसमें मैं क्वेश्चन करता था वो वाले इनकरेक्ट करेक्ट, जैसे 5 स्टेटमेंट पूछी है, उसमें से आपको पूछे कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, वो क्वेश्चंस में करता था। इसमें डायग्राम बेस्ड करता था, असर्शन रीजन करता था। मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ ना कि फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स में मैं असर्शन रीजन सेकंड फेज भी कर लेता था। ये क्वेश्चन करता था, मैच द फॉलोइंग करता था, इनकरेक्ट करेक्ट असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट 1 2 कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन करता था। सेम विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैं आता था कैलकुलेशन वाले पार्ट में, और जो भी मैं कैलकुलेशन करता था ना, हमेशा स्मॉल बॉक्स बना लेता, उसी में कैलकुलेशन करता था क्वेश्चन के साथ साथ। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन में कर रहा हूँ मैं, ये वाले क्वेश्चन करता हूँ जो मेरी कैलकुलेशन दूसरे क्वेश्चन में चले जाए और मुझे वैल्यू ही ना दिखे दूसरे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करता था मैं चीज, और लास्ट में फिजिक्स में जो भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते थे वो करता था। ऐसे ही करते मेरे एज सच जो ये मैंने स्ट्रेटजी बताई, आपको पहले बार में नहीं आ पाएगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 10 टेस्ट लगेंगे, 15 टेस्ट लगेंगे, लेकिन जब ये आपका आ जाएगा ना, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा कि आपका पेपर छूट रहा है। पेपर छूट जाता था तो वो नहीं हो पाएगा आपका इसमें। सो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो देख लिया हम लोगों ने, अब हम देखते हैं उसको एनालाइज कैसे करना है और हमें अपनी सिली मिस्टेक को कैसे मिनिमाइज करना है। तो मैं अपने टेस्ट एनालिसिस के लिए क्या करता था, अब मेरा जो ऑर्डर होता था ना टेस्ट एनालिसिस का, अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री देन बायोलॉजी में जाता था। जबकि मेरा अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होता था, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। तो मैं फिजिक्स में क्या करता था, मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता था अपनी मिस्टेक्स को कि क्या क्या एरर हो सकता है। तो सबसे पहला मैं देखता था कैलकुलेशन एरर, सेकंड कंसेप्चुअल एरर, या फिर तीसरा देखता मैं लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग देखता था कि लैंग्वेज मैंने क्या गलत ही समझ लिया, मैंने क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा है, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, इस चीज को मैं देखता था। अब मैं क्या करता था इसमें, जैसे कैलकुलेशन एरर है, मैंने देखा यार इसमें कैलकुलेशन 10 टू पावर -10 लिखा है, मैं 10 टू पावर -9 करके आ गया, या नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में गलती करके आ गया, तो मैं वो क्वेश्चन में वहां लिखता था। ना कि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता था, उस क्वेश्चन का सिर्फ नंबर लिखता था पेपर में कि ये वाली कॉपी में कि ये क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, ये गलती हुई थी मेरी, और मुझे ये गलती अगले पेपर से नहीं करनी है। सेकंड में देखता था कंसेप्चुअल एरर। कंसेप्चुअल एरर जैसे सपोज कि कोई कंसेप्ट कुछ और लग रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, और आंसर जो मैं लगा रहा हूँ वो कुछ और ही कंसेप्ट से लगा रहा हूँ। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, सेकंड किस में डिवाइड करता था अपने सिली मिस्टेक को, कंसेप्चुअल एरर में। अब मैं कंसेप्चुअल एरर में वो क्वेश्चन डालता था, मैंने कंसेप्ट या तो पढ़ा नहीं है या तो मैंने गलत ही कंसेप्ट लगा दिया है उसमें पढ़ के, तो सेकंड पार्ट में ये रखता था। तीसरा मैं रखता था लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज में गलत समझ रहा था। जैसे इनकरेक्ट को मैंने करेक्ट पढ़ लिया, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, नॉट करेक्ट को नॉट करेक्ट सिर्फ करेक्ट पढ़ा मैंने, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ रखता था।
और हमेशा यह ध्यान रखता था कि जब भी मेरा नेक्स्ट पेपर जाऊँ देख करने, तो मैं इस क्वेश्चन को ये चीज़ पे हमेशा अंडरलाइन करूँ कि इस क्वेश्चन में लिखा है नॉट करेक्ट, तो अंडरलाइन करके देखूँ कि करेक्ट ढूँढना है या नॉट करेक्ट। और मेरी इस ऐसे क्वेश्चन में ये स्ट्रेटजी होती थी, सपोज़ लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मैं नॉट करेक्ट मार्क कर लेता था। मैं देखता ही नहीं था कौन सा नॉट करेक्ट है, मैं हमेशा लास्ट ऑप्शन से ट्राई करता था और देखता था करेक्ट, अगर ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट है टिक कर देता था, टिक कर देता। सपोज सेकंड क्वेश्चन गलत कर दिया, टिक कर दिया। अब क्वेश्चन तो मैंने देख लिया, अब मुझे बिना क्वेश्चन पढ़े मुझे ही पता चल गया कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है मुझसे, नॉट करेक्ट, तो मैंने सीधे आंसर कर लिया। और हमेशा मैं अपना जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था हमेशा उसके ऑप्शन में लास्ट से ही करता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, मोस्टली टाइम हमेशा जो सही ऑप्शन होता है वो लास्ट में ही डालता है। पर ऐसा बिलीव है मेरा कि हमेशा आखिरी में रहता है, क्योंकि नीट के पेपर में ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे सफल होते हैं, पर ये मेरा बिलीव था, तो इस हिसाब से मेरा अच्छा जाता था पेपर अटेम्प्ट करने का, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। सो गाइज, जो भी ये मिस्टेक्स में करता था ना, एक डायरी मैंने बना रखी थी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और जितनी भी मिस्टेक होती थी मैं हमेशा उस डायरी हमेशा पेपर के बाद उसमें लिखता था, और हमेशा पेपर अगले पेपर से जाने से पहले उसके पढ़ के देख के आता था। ये नहीं देखता था कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत, मैं ये देखता मैंने क्या गलती करी उस क्वेश्चन में, ये देख के जाता था मैं हमेशा। अब मैं बात करता हूँ, फिजिक्स की बात हो गई, अब मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में। सेम फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स से ऐसी होती है, सेम ही इसमें 3 में पार्ट बनाता था, कंसेप्चुअल एरर, कैलकुलेशन एरर या लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या गलती हो सकती है हम लोगों से, या फिर मुझसे जो गलती होती है मैं आपको बताता हूँ। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल देखते हैं ना एकदम से, मतलब कि ऐसा लगता है कि सवाल कर दें एकदम से, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, ओवर स्पीडिंग। सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है ऑर्गेनिक सवाल में, ओवर स्पीडिंग। आपको क्या लगता है, ये रिएजेंट देखते हैं, आप सोचते कुछ और है, आप आंसर कुछ और लगा देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता भी है तो आप हमेशा थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड पेशेंस से आराम से क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन देखें क्या पूछ रहा है ये, क्या रिएजेंट किस रिएक्शन में, कहीं ये रिएक्शन वो वाली तो नहीं है। सपोज जैसे एक क्वेश्चन देखा था मैंने, कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस और कॉल बेस्ड रिएक्शन का एक क्वेश्चन आया था, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया कि यार क्या क्वेश्चन है, तो मैंने कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस का आंसर कॉल बेस्ड रिएक्शन लगा दिया था मैंने उस चीज में। तो ऐसी गलती आप ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सेकंड रहता है कि कंसेप्चुअल एरर, इसमें भी कंसेप्चुअल एरर, आपने कंसेप्ट ही गलत लगा दिया, आपने पढ़ा कुछ और था, आपने समझा कुछ और, लगाया कुछ और, ठीक है। तो तीसरी पार्ट करते हैं, आपने मतलब पढ़ा ही नहीं कंसेप्ट, तो उस क्वेश्चन को भी मैं लिखता था कि मैंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा, यहाँ पे मेरा रिवाइज नहीं था उस समय, तो उस क्वेश्चन को भी मैं लिखता था कि अगर जब भी मैं पेपर के बाद जब एनालाइज करूँ तो मैं ये कंसेप्ट पढ़ के रखूँ अगले पेपर से जाने से। सो गाइस, लास्ट के आखिरी का पार्ट है, मैं इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी की बात करूँ तो उसमें मैं क्या करता था, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी में सिमिलर टाइप की मिस्टेक होती थी, जैसे कि आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा या तो कंसेप्चुअल एरर होगा। मैं इन दोनों ही क्वेश्चन को 2 पार्ट में रखता था। मेमोरी बेस्ड, सपोज कोई क्वेश्चन आया मेमोरी बेस्ड से तो मैं उसको लिख देता, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आया, रिवाइज नहीं था मेरा उसको, या पढ़ा नहीं था मैंने, तो उसको लिखता था। और दूसरी या फिर कंसेप्चुअल एरर, जो मैं कंसेप्ट ही गलत लगा रहा हूँ उसमें, तो वैसे एरर मैं वहाँ लिखता था। और हमेशा जो भी मैं एरर लिखता था हमेशा टेस्ट से पहले पढ़ के जाता था कि ये गलती मुझे अगले पेपर में नहीं दोहरानी है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता था कि सारी गलती मैं नाम ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ दोहराई हो जाती है। इसलिए हमेशा इस चीज को ये याद रखना है कि जो भी आप एनालिसिस करें, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट का एनालिसिस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेस्ट अटेम्प्टिंग। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, आप टेस्ट पेपर ही अटेम्प्ट करते रह जाएंगे, उससे कुछ सीखेंगे नहीं। तो यही मेरी टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी थी, और एनालिसिस इसी तरह से मैं करता था अपने लास्ट के 100 डेज। स्लीप साइकिल देखो, स्लीप साइकिल में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को किसी टाइम पे अच्छा लगता है, सबका अपना सुटेबल टाइम होता है, तो उसमें ज्यादा कमेंट नहीं, जो आपका कंफर्टेबल टाइम हो, जो आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम हो। जैसे मेरा रात में प्रोडक्टिव टाइम था सबसे ज्यादा, तो मैं रात में पढ़ता था। पर ऐसा भी नहीं कि मैं पूरा रात में पढ़ता था, सुबह 10 बजे सोता था, शाम को उठता था, ऐसा कुछ नहीं करता था। मैं सही 3 या 4 बजे तक पढ़ता था, उठ जाता था मैं करीब करीब 9 बजे तक। 6 से 7 घंटे की मैं नींद लेता था, ताकि मेरा ये ना शेड्यूल खराब हो, जैसे कि हमें पता है कि हमारा पेपर नीट का 2 से 5 के बीच में होगा, कि मुझे ये ना हो कि मैं 2 से 5 के बीच सो रहा हूँ, बहुत ही सुस्ती में हूँ। और खास करके लास्ट के 100 डेज में तो खास कर नहीं, क्योंकि जब आपका पेपर होगा ना, जो आप इतने दिनों से जो आप भी रिदम फॉलो कर रहे हैं, वही आपकी बॉडी उस दिन भी फील करेगी। ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हो जाए कि आप पूरे 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 3 महीने तक आप अच्छे से पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं 2 से 5 के बीच में, और आप उस दिन से एकदम से फॉर्म में आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको ये मैटर करेगी ये चीज। तो स्लीप साइकिल के लिए यही था मेरे हिसाब से।
और डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताएं, कुछ बच्चों को डिस्ट्रैक्शन के डिस्ट्रैक्शन बारे में होता है, फोन को लेकर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हम्म, कुछ बच्चों को गेमिंग का डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ बच्चों को लड़कियों को डिस्ट्रैक्शन होता है, हाँ। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे देखो कैसे इसको कम किया जाए। देखो डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ, ये तो आपको पूरी जर्नी में रहा होगा डिस्ट्रैक्शन, सच तो ये तो आपको ही पता होगा डिस्ट्रैक्शन क्या है। आखिरी के 100 दिन में मैं क्या बता दूंगा डिस्ट्रैक्शन आप क्या कम कर लेंगे। इस चीज में मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, जो भी आप डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसे मिनिमाइज कर लें, कम कर लें। ऐसा तो है नहीं कि आप कमी बिल्कुल ही बंद कर देंगे, बिल्कुल आपका बंद तो कर ही नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन रहेगा, उसको आपको अपने ऊपर लोड नहीं लेगा कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन को जितना सोचेंगे उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। क्योंकि जो ये टाइम है ना, ओवर थिंकिंग का बहुत ज्यादा टाइम होता है। आप ये सोचते रहते हैं यार मेरा पेपर नहीं निकलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं सोचना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान। अब मैं बोल तो रहा हूँ ये कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सोचोगे तब भी सोचोगे, तो आपको इसको मिनिमाइज करना है। खत्म तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ना हम कर पा रहे हैं अभी भी खत्म। आपको कुछ चिल रहना है एकदम, कुछ सोचना ही नहीं ज्यादा, इसको टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि हमने भी बहुत ओवर थिंकिंग करी थी, आप भी कर रहे होगे, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो यही है मेरा डिस्ट्रैक्शन के बारे में। और एक बात जो रिलेशनशिप के बारे में, अगर किसी का रिलेशनशिप है या टूट गया है तो उसको कुछ ना करें, एज इट इज छोड़ दीजिए, उस पर कुछ दिमाग ना लगाए। अगर है तो चलने दीजिए, चल रहा है जिस हिसाब से चल रहा है चलने दीजिए। टूट गया है तो टूटा रहने दीजिए, ये नहीं कि पैचअप कर रहे हैं किसी और से बता रहे हैं या दुखी रह रहे हैं, मूव ऑन करिए इस चीज से। बस इतना ही कहूंगा डिस्ट्रैक्शन के बारे में। और आखिरी के लिए मैं बस यही कहूंगा, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू गोपाल So भाई, guys, ये रहा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं तो अपने बैचमेट्स का धन्यवाद कहना चाहूंगा अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सो गाइज, आपको कोई भी डाउट हो, आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम जल्द कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। सो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।